नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन और उसके आगे के कुछ चैप्टर्स। मुझे ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री जो है बोर कर रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कहानी की तरह से चीज़ों को सुनते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 5 लेक्चर के अंदर ही मॉडर्न पूरा कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। साइमन कमीशन 1927 और डेट देखते चलेंगे, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइमन कमीशन क्यों आ रहा था, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसकी 10 साल पे समीक्षा होनी थी। लेकिन 10 साल से पहले ही जो है एक कमीशन बनाया जाता है, इसका नाम है साइमन कमीशन, ठीक है। और ये 7 सदस्यीय समिति का गठन था, जो कि तत्कालीन भारत सचिव 1927 के आसपास लॉर्ड बर्कनहेड जो थे, उन्होंने इसको गठित करवाया था, ठीक है। और क्या करने के लिए आ रही थी तो बता चुका हूँ कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के लिए आ रहा था। इसका विरोध किया गया भारत में, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सभी गोरे या मतलब इंग्लिशमैन थे। तो एक टेक्स्ट देखते हुए चलते रहेंगे, जहाँ पर थोड़ी बहुत लगता है कि ज़रूरत होगी कहानी की, वहाँ मैं ऐड कर दूंगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के एक्ट में कहा गया कि 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होगी। उसके लिए एक संवैधानिक आयोग या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का गठन करेंगे हम लोग। आयोग क्या देखेगा कि आयोग देखेगा कि अधिनियम जो था 1990 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वो व्यवहारिक रूप में यानी कि प्रैक्टिकली कितना सफल रहता है, और उसके साथ साथ उत्तरदायी शासन की दिशा में यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की दिशा में, तथा क्या प्रोग्रेस है उससे रिलेटेड, क्या प्रोग्रेस देख रहा है वो। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन, जिसको भारतीय सांविधिक आयोग भी कहा जा रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन की नियुक्ति होती है, जो कि तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जॉन साइमन जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसी नाते इसको साइमन कमीशन बोला गया। टोटल 7 लोग थे इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इसका बहिष्कार और विरोध होना स्टार्ट होता है। साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है 3 फरवरी को 1928 में। तो बनता कब है? 1927। मुंबई या भारत कब पहुंच रहा है? तो 3 फरवरी को मुंबई पहुंच रहा है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष हैं जॉर्ज साइमन, जो कि उदारवादी दल के लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, इस कमीशन में श्रमिक दल या लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में थे, ठीक है। एक बार आपको थोड़ा सा डेटा बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, कौन कौन था। तो देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव से थे बॉथम और स्टेट कोना, ठीक है। वहीं आपका हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल, लेबर और कंजर्वेटिव से क्रमशः लिबरल से थे जॉर्ज साइमन, लेबर से थे एटली और बर्नान हॉटशन, और वहीं कंजर्वेटिव से थे लेड फैक्स और कार्डगन। तो इतने लोग, ये 7 सदस्य जो है इसमें थे। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में हुए मद्रास में जो अधिवेशन था, उसमें साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया, ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली जो मद्रास सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी। ये भी पॉइंट याद रखना है कि मद्रास सेशन जो कांग्रेस का हो रहा है, उसके M.A. अंसारी इसको लीड कर रहे थे, और उन्होंने, या मतलब ये निर्णय हुआ कि साइमन का हर तरीके से हर कदम पर बहिष्कार किया जाएगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है, तो देशव्यापी हड़ताल का आयोजन होता है, और कमीशन जहां भी जाता है वहां पर पूर्ण हड़ताल की बात होती है। साथ ही साइमन कमीशन वापस जाओ मीन्स साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। इसी से संबंधित एक जुलूस लाहौर में चल रहा था, ठीक है, जब पुलिस ने लाठीचार्ज के आदेश दे दिए। तो उसमें लाला लाजपत राय, जो कि लीड कर रहे थे, उनको गंभीर चोटें आई। इस बर्बरता पूर्वक पिटाई में लाला लाजपत राय की डेथ होती है नवंबर के महीने में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि 17 नवंबर को 1928 में लाला लाजपत राय, ठीक है, की डेथ हो जाती है। और ठीक इसके 1 महीने बाद जो इनकी डेथ का कारण है, यानी कि ब्रिटिश उस समय जिस व्यक्ति ने लाठीचार्ज के आदेश दिए, नाम था सैंडर्स, उसकी हत्या भगत सिंह के द्वारा ठीक 1 महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर को कर दी जाती है। आगे है कि लाजपत राय जो थे पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता
आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको पता है कि लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि भी मिली थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बनती है 1928 में। डायरेक्टली ईयर पूछा जाता है कि चार आपको दे देगा, उसमें पूछेगा कि क्रोनोलॉजी इसमें सेट करिए कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, दोनों प्रश्न पूछता है। फिर पूछता है साइमन कमीशन भारत कब आया, फिर कोई और एक पूछ लेगा कि दांडी मार्च कब हुआ। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो नेहरू रिपोर्ट आई उसमें कहा गया नए डोमिनियन संविधान का खाका जो है रखा गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, तो बाप बेटा दोनों लोग इसमें शामिल थे। अध्यक्ष के पद पर थे मोतीलाल नेहरू, जिनको एमएल नेहरू कहते हैं, और सचिव या सेक्रेटरी के पद पे थे जवाहरलाल नेहरू। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। अब प्रश्न एक आपका बनाता है, मैं अभी आपको पीवाईक्यू में दिखा भी दूंगा। पूछता है कि क्या नेहरू रिपोर्ट पूर्ण स्वतंत्रता की बात करती है या डोमिनियन स्टेट्स यानी कि अधिराज्य का दर्जा की बात करती है। तो जो नेहरू रिपोर्ट है इसको एकदम दिमाग में भर लीजिए, हाईलाइट कर रहा हूं कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो डोमिनियन स्टेट्स की बात करती है, यानी कि अधिराज्य के दर्जे की बात करती है, ना कि पूर्ण स्वराज की बात करती है। ठीक है ना। फिर है कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था यहाँ पर। मतलब हम लोग पृथक निर्वाचन नहीं देंगे, ये बात करता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, लाइक मुस्लिमों को केवल मुस्लिम वोट कर रहे हैं या दलितों को केवल दलित वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। करेंगे ये कि उनके लिए कुछ सीट्स जो है आरक्षित कर दी जाएगी, ऐसी बातें की गई थी। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था कि भाई कुछ फंडामेंटल राइट होंगे, उसके साथ साथ जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी होंगे। लाइक आप सभा कर सकते हो, कोई समाचार पत्र निकाल सकते हो, जो कि अभी वर्तमान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ, जिसको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। तो ये भी नाम याद रखेंगे, बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स जो है इसको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नाम है इसका इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, इसको एससी बोस और जेएल नेहरू ने मिलकर के बनाया था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इस लीग का उद्देश्य था कि डोमिनियन स्टेट्स से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना, यानी कि पहले तो डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, लेकिन उसके आगे लेकर के ये लीग जाएगी कि डोमिनियन स्टेट्स से आगे हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने आप को मुखर रूप से मांग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो आप लोग पढ़ रहे थे, साइमन कमीशन खत्म हो गया है। अब हम लोग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है जहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो चलिए, बात होती है 1921 की, जहां पर अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा है, जिसमें मौलाना हसरत मोहानी इसको प्रस्तावित कर रहे हैं कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता। देखिए, ये डायरेक्टली लाइन आप याद कर सकते हो, मेंस में भी कहीं लिखने के काम आ जाएगा या कोट करने के, कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। ठीक है, हसरत मोहानी जी कहते हैं अहमदाबाद सेशन में। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सीआर दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? हकीम अजमल खान जी कर रहे हैं। फिर जब 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है तो ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि 1 साल में नेहरू रिपोर्ट आप लोग स्वीकार कर लीजिए या कांग्रेस द्वारा जो प्रारंभ किया जाने वाला है जन आंदोलन, उसका सामना करिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि साइमन कमीशन बन रहा है 1927 में, भारत में आ रहा है 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट बन रही है उसके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड बर्किनहेड थे उन्होंने एक चुनौती दी कि क्या तुम लोग अपना संविधान बनाने में सक्षम हो, तो वहाँ पर नेहरू रिपोर्ट बनती है। ठीक है, और सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू जो है, सॉरी सीआर दास नहीं, मतलब जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और बाकी 9 लोग और थे, जिसमें 2 मुस्लिम थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम लोग बना सकते हैं, और एक फिर जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से आती है, जिसमें कई सारी चीज़ें अभी आपने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी स्थान दिया गया, मूल अधिकार के लिए भी स्थान दिया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। ठीक है,
अब हकीम अजमल खां इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, मैंने बता दिया, और ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं किसको, सरकार को 1928 में, कि एक साल के अंदर आप हमारी जो नेहरू रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला, क्योंकि सरकार इतनी वैल्यू करती ही नहीं थी। वास्तविकता यह है कि सरकार इन लोग के बनाए हुए किसी भी रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देती थी। तो उस स्थिति में दिसंबर 1929 में, अब देखिए यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा हुआ है, कई दफ़ा पूछा हुआ है, चाहे आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे होगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर अगर पीसीएस का दे रहे हो तो फिर देखने को तो मिल ही जाएगा। तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है। देखिए लिखा हुआ है ऐतिहासिक, तो वास्तव में ऐतिहासिक है, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। कि पहले उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का रखा था, लेकिन एक साल तक सरकार ने उस जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको मानने से इनकार कर दिया, या उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं की। तो दिसंबर 29 में, यानी कि एक साल बाद, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हो रहा है। वहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली क्या डिमांड रखती, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। और 31 दिसंबर को 1929 में मध्य रात्रि का घंटा बजा, यानी कि ठीक रात में, जैसे ही 1930 लग रहा है, ऐसे समझ लो कि 31 दिसंबर 1929 को, यानी कि जैसे ही 1930 लग रहा है 12 बजे के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न आपसे बन करके आता है कि कब फहराया गया, कौन सा सेशन था, कौन सी नदी थी, कौन सा वक्त था। सब पर प्रश्न बनता है कि 31 दिसंबर को 1929 के मध्य रात्रि का समय था, रावी नदी थी, लाहौर सेशन था। ठीक है, किसने फहराया, तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। और क्या लक्ष्य रखा गया था जो लाहौर सेशन था उसका, तो पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी का दिन, अब देखिए ये निर्णय यहीं हो गया, 26 जनवरी को आप लोग रिपब्लिक डे मनाते हो, तो ये निर्णय यहीं पर हो रहा है कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी उसी दिन से फेमस था, तो 26 जनवरी जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, क्या है, स्वाधीनता का लक्ष्य, अर्थात द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस। इंग्लिश वाले बहुत ज़्यादा आहत रहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप हिंदी में स्टोरी सुन लो, ठीक है, और जब ये पीडीएफ आज मैं प्रोवाइड करूंगा, तो ये पीडीएफ आप लोग पढ़ लोगे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, इतना भी बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। ठीक, तो हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैंने गौरव सर के साथ में ही देखा, जो एक आदित्य सर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इंग्लिश में पेपर दिया होगा, जहाँ तक उन्हें देख करके फील होता है। फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारी स्पीचेस, या जो यूपीएससी हिंदी की जो मैगजीन आई मंथली जनवरी की, उसमें उन्होंने जो एक धन्यवाद प्रस्ताव लिखा, शायद फरवरी वाली में, तो उन्होंने हिंदी में लिखा। और वो जब भी मैं उनको सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार इतना परेशान तो मैं उनको नहीं देखता हूँ, मैं उन्हें दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबल देखता हूँ। और अभी तक जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उसमें भी जो भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनके एग्ज़ाम निकलते हैं, वो दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ देना कि आपको लिखने को तो कोई कह नहीं रहा इंग्लिश ना या हिंदी, एग्जैक्टली आपको बस सुनने में परेशानी हो रही है या टेक्स्ट देखने में परेशानी हो रही है, तो फिर वो एक मानसिक परेशानी है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं ऐसी रुकावट है जिस पे आप कोप अप नहीं करना चाहते हो, जिसको वो एक एक्सक्यूज़ है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, मेरे साइड से हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, बस ये बताना चाह रहा था कि थोड़ी बहुत मेहनत या कोप अप करने में आप भी अपना समय दे सकते हो। चलो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हो रहा है 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया जा रहा है। क्या क्या स्पष्ट किया जा रहा है, अब ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इसको मैं अलग से अंडरलाइन कर रहा हूँ। पहला ये है कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है, पहला, कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। दूसरा है कि नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। और अब हम लोग नेहरू कमेटी से जो डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने की बात कर रहे थे, अब उसको डायरेक्टली किसमें बदला जा रहा है, पूर्ण स्वराज में बदला जा रहा है। और शब्द स्वराज का अर्थ यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया कि पूर्ण स्वतंत्रता तथा अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तब नागरिक अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसओबीडियन मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देगी। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, डायरेक्टली इसको भी कवर कर लेते हैं आज। एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले तो 2 बार चला, ये समझ लीजिएगा। इस बार के यूपीआरओ में 2024 में ये प्रश्न आया था। ठीक है,
तो जाके एक बार PYQ इस साल का देख लीजिए जो कैंसल्ड पेपर है। हुआ क्या कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ कही गई थी कि जब कांग्रेस चाहेगी तब से सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। तो 2 मार्च 1930 को क्या हो रहा है कि गांधी जी अंग्रेज जो इरविन है, इरविन से अंग्रेज मित्र जो रेजिनाल्ड है, कंफ्यूजन हो गया, रुके एक बार फिर से सुनिए। गांधी जी इरविन से मिलते हैं, किसके थ्रू मिलते हैं? तो रेजिनाल्ड एक लोग हैं, उनके थ्रू मिलते हैं, लेकिन इरविन गांधी जी से इस मुलाकात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। जब भी यूपीपीसीएस की मेंस की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती थी तो उसका पेट क्वेश्चन था ये, उसमें काफ़ी बार पूछा हुआ है कि गांधी किसने कहा था, ऐसे करके पूछता है। लेकिन मैं डायरेक्ट वो स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि गांधी जी ने कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी मगर पत्थर मिला। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसका स्टेटमेंट था। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, काफ़ी डिप्रेसिंग स्टेटमेंट था, लेकिन था उन्हीं का। फिर एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो थोरो से लिया गया है। आपको पता है ना, जो थोरो को पढ़ते थे गांधी जी, थोरो को, तो वहाँ से ही ये वर्ड जो है लिया गया है। फिर स्टार्ट होती है चीज़ें दांडी मार्च से। ठीक है, दांडी एक जगह है, कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गांधी जी क्या करते हैं, 5 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम वासियों से कहते हैं कि हम लोग 12 मार्च से चलेंगे 1930 को, मतलब वही अगले 12 मार्च से हम लोग शुरू करेंगे अपनी यात्रा को, और यात्रा में केवल पुरुष शामिल होंगे। तो 12 मार्च से स्टार्ट करते हैं 78 अनुयायियों के साथ। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती से दांडी तक, दांडी पड़ता है आपका नौसारी जिला गुजरात में, वहाँ तक जो है टोटल 387.8 किलोमीटर चलते हैं। आपको ये डेटा कई जगह माइल में मिलेगा, मील में मिलेगा, तो वो होता है 241 मील की यात्रा टोटल करते हैं। और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक उठाते हैं वहाँ दांडी के पास से, और ये घोषणा होती है कि नमक कानून तोड़ दिया गया। नमक कानून क्या है? देखिए, एक्चुअली नमक जो है ना एक सर्वसुलभ चीज़ होनी चाहिए सबके खाने के लिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार उस पर एक हाई टैक्स लगाती थी, अत्यधिक टैक्स लगाती थी। तो गांधी जी का कहना ये था कि जो चीज़ सुलभता से जो है अवेलेबल है सबको, क्योंकि समुद्र के पानी से नमक बनता है और सबको एक समान रूप से मिलनी चाहिए, उस पर क्यों टैक्स लग रहा है? तो नमक कानून का विरोध इस प्रकार हो रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले नमक कानून तोड़ा। सरोजनी नायडू का यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कि हे नमक कानून भंजक मुझे तेरा सलाम। तो किसको कह रही हैं? गांधी जी के बारे में ये चीज़ कह रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो बातें होती हैं कि कई सारी चीज़ें जो है इसके साथ में ही चल रही हैं। जैसे बिहार में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक और मध्य प्रांत, यानी कि वर्तमान का मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है, वहाँ पर वन टैक्स के विरुद्ध जो है आंदोलन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कर नहीं देने को लेकर के आंदोलन हो रहा है। और कई बार प्रश्न ये पूछता है कि राजगोपालाचारी ने या किसने तमिलनाडु के तट पर या तिरुचिरापल्ली पर यात्रा निकाली? तो तिरुचिरापल्ली से लेकर के तंजौर तक यात्रा निकालते हैं राजगोपालाचारी जी, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर 1930 में ही मदन मोहन मालवीय जो है वो केंद्रीय विधानसभा में स्वतंत्र दल के नेता थे। तो स्वतंत्र दल के नेता के पद से ये इस्तीफा दे देते हैं। वहीं जो बीजे पटेल हैं आपका, ठीक है, वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। तो यही जो वल्लभ भाई पटेल है, उनका एक्चुअली जो नाम है ना वो वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल है, तो इसीलिए इसको लिख रहा है विजय पटेल। ठीक है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। फिर जो ये आंदोलन हुआ ना, उसमें धीरे धीरे फिर महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं। इसमें कई चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी। जैसे प्रभात फेरी चल रही थी, जादुई लालटेन का एक कार्यक्रम था, बच्चों की वानर सेना थी, लड़कियों की मंजरी सेना थी। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि मंजरी सेना का जिक्र किस में आ रहा है? तो ये सारा जिक्र आपका आ रहा है दांडी मार्च के बाद, यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने वाला है उस दौरान जो है आ रहा है। गांधी जी 5 मई को ही गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, जब ये नमक कानून तोड़ते हैं तो उसके 1 महीने बाद लगभग गिरफ्तार हो जा रहे हैं, 5 मई 1930 को। ठीक है, तो एक लमसम चीज़ें मैंने बता दी। अब दांडी मार्च को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर किया। अभी हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन कहानी सुन लेने से दिमाग में बैठ जाती है। तो किन चीज़ों से कंपेयर किया? ऐसे एससी बोस या सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि नेपोलियन की यात्रा, म्यूसेलिनी की यात्रा, ये दोनों चीज़ों से कंपेयर करते हैं।
अगला है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज यह तीर्थयात्री अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा है। पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी के मुख्य चेले हैं वो कहते हैं राम और पांडवों के वन गमन से तुलना इसकी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये आपका चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें वेब मिलर जो पत्रकार है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वेब मिलर याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है और गांधी जी के पीछे पीछे वो हमेशा रहता है, फोटो खींचता रहता है उनकी। तो चलिए अब पूरी कहानी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट पढ़ना। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मोस्टली चीज़ें टेक्स्ट के माध्यम से कहानी में ही देखी जाए। तो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ये आपको बता दिए थे, और उसी के बाद जो है कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर लिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि विनय पूर्वक हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम लोग सविनय एक अवज्ञा करेंगे आपके चीज़ों की, आपके फैसलों की, सब चीज़ की। ठीक है, उसी को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहा जा रहा है। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में एक कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक होती है। महात्मा गांधी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाता है कि गांधी जी आप ही जो है करिए। तो महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू करते हैं, दांडी यात्रा, जो कि कुछ चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद से स्टार्ट होती है और 24 दिन की यात्रा करते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है और 6 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल को ही पहुंचते हैं दांडी में और वहां पर 6 अप्रैल को सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग करते हैं। तो ये भी याद रखना है कि सांकेतिक रूप से नमक कानून को कैसे भंग करते हैं। तो एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मतलब उसी के साथ नमक कानून भंग हो जाता है। ठीक है, और औपचारिक रूप से वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो दोनों चीज कनेक्टेड है। सबसे पहले दांडी मार्च हो रही है, ठीक है, और साबरमती से लेकर दांडी मार्च तक 241 मील चलते हैं। मैंने बताया था 387 किलोमीटर लगभग चल रहे हैं। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ चलते हैं और पहुंचते हैं, एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और दांडी को तोड़ देते हैं, मतलब जो नमक कानून है उसको तोड़ देते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन औपचारिक रूप से। फिर वो स्टेटमेंट आती है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के अल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाली यात्रा से की है। तो ये कौन बोला है? सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा कि अल्बा से पेरिस तक नेपोलियन चला था, तो गांधी जी भी जो चल रहे हैं साबरमती से लेकर के दांडी तक, ठीक है, और नमक कानून तोड़ रहे हैं, तो सेम वैसा ही है कुछ है। हालांकि नेपोलियन दूसरा आदमी था यार, ठीक है, लेकिन चलो कंपैरिजन ठीक है। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता जिनका नाम है ब्रेसफोर्ड, उन्होंने खिल्ली उड़ाई और कहा क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। तो इसके दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। पहला जो ब्रेसफोर्ड है वो अंग्रेजी संवाददाता है, उसने खिल्ली उड़ाई कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। तो स्टेट्समैन जो अखबार है वो कहता है कि गांधी जी बहुत दिन तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेटस नहीं मिल जाता। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में जो है धीरे धीरे फैलता है और उसमें नेतृत्व कर रहे हैं गांधी जी। तमिलनाडु के तंजौर तट पर गांधीवादी नेता हैं जिनका नाम है राजगोपालाचारी, वो कि उनका एक आश्रम है जिसका नाम है तिरुचेनगोड। आश्रम से तिरुचिरापल्ली तक जाते हैं मतलब, और यहाँ पर नमक यात्रा करते हैं। मतलब सेम वही प्रोसेस जो गांधी जी कर रहे हैं, सेम वही ये भी कर रहे हैं। तिरुचेनगोड से तिरुचिरापल्ली वेदरडैम तक जाते हैं। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचते हैं और दांडी आए हुए सभी देश विदेश से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहते हैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो देखिए एक पुरानी चीज़ दे दिया, अभी हम लोग आगे बढ़ गए थे, फिर से पीछे ले गया हम लोग को स्टेटमेंट कि जब दांडी मार्च करते हुए वो दांडी में पहुंचते हैं 5 ही तारीख को, 5 अप्रैल को, तो सबको पता है कि भाई साबरमती से दांडी तक का यात्रा है, तो बहुत सारे लोग पहुंचे रहते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ कुछ रिपोर्टर भी पहुंचे रहते हैं, देश विदेश से भी कुछ लोग देखने आ रहे थे। इतनी बड़ी घटना है ये। तो वही वो बोलते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक एक गोदाम है। देखिए धरसना की घटना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो धरसना नामक एक गोदाम है, याद रखिएगा, धरसना नामक एक गोदाम है जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभी यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ वो धावा नहीं दिए हैं धरसना गोदाम पर, ठीक है। और कहाँ भेज दिया गया? यरवदा जेल। देखिए गांधी जी को जिन जिन जेलों में भेजा जाएगा वो भी याद रखना है आपको। तो यरवदा जेल भेज दिया गया और उनके स्थान पर अब कौन आ जाता है? तो अब्बास तैयब जी आते हैं, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी नहीं आ रहे हैं, अब्बास तैयब जी आ रहे हैं और वो नेतृत्व करने लगते हैं।
उनकी भी गिरफ्तारी होती है। तो श्रीमती सरोजनी नायडू 21 मई धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व करती हैं। ये जो लोमहर्षक घटना है, इसका विवरण कौन देता है? तो वेब मिलर देता है। वो फोटो वोटो खींचता रहता है, रिपोर्ट रिपोर्ट बनाता रहता है, वहीं पीछे आगे घूमता रहता है। एक आध डंडा उसको भी पड़ा होगा कि धरसना जो गोदाम है, जब वहाँ पे ये लोग धावा बोलते हैं तो लाठी चार्ज हो जाता है। तो एक आध डंडा सबको जो है मिलता है। फिर इसी के साथ दूसरे ओर की बात कर रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। उनके नेतृत्व में एक दूसरा जो है लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट के नाम से एक अलग जो है आंदोलन चल रहा है, जो कि खुदाई खिदमतगार नाम का एक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किए थे। फिर से बता रहा हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान एक व्यक्ति हैं जो किधर रहते हैं? तो पंजाब साइड में, और जो वर्तमान पाकिस्तान है उस साइड के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। वहाँ पर खुदाई खिदमतगार नाम से एक स्वयं सेवक संघ बना करके रखे हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं, और वो जो है लाल कुर्ती आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये लाल कुर्ती संगठन जो है वो पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद करता है। उसके साथ ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए जो ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनीवाद है उसके विरुद्ध आंदोलन संगठित करने के लिए श्रमजीवियों की हालत में सुधार की भी मांग करता है। तो मतलब सेम वही सब काम ये भी कर रहे हैं अपने आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, और इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अगला एक इसमें एक नाम और आता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक प्रश्न आता है कि भाई किसने गोली चलाने से इनकार किया? तो याद रखना है कि पेशावर में वो घटना हुई, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे, चंद्र सिंह गढ़वाली नेतृत्व कर रहे थे गढ़वाल रेजिमेंट का, और निहत्थी भीड़ पर जब आदेश मिला कि आप गोली चला दीजिए तो उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। तो गढ़वाल रेजिमेंट के ये जो चंद्र सिंह गढ़वाली हैं ये भी अमर हो गए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों में सक्रिय भागीदारी दिखाई गई। यहाँ पर नेतृत्व जो है नागा जनजात की महिला गंडिनेल्यू कर रही थी। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि गंडिनेल्यू किससे संबंधित है? तो उसी टाइम जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास में ही मणिपुर की जनजातियों से संबंधित महिला है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लीड कर रही है। फिर इनके आंदोलन को क्या कहा जाता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जिया तरंग आंदोलन इनके आंदोलन को कहा जाता है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सायण जिले में चौकीदारी टैक्स, ये मैं अभी आपको कहानी के माध्यम से बताया था कि चौकीदारी टैक्स कहाँ पर? तो बिहार में चौकीदारी टैक्स। और ठीक है, मतलब बस ये याद रखो कि चौकीदारी टैक्स कहाँ पर था? तो बिहार में जो है चौकीदारी टैक्स का विरोध हुआ था। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। तो मैंने ये भी पूछा था कि कब इन्होंने इस्तीफा दिया, तो इसी दौरान ये इस्तीफा देते हैं और अपने आप को हरिजनों के उत्थान के लिए जो है लगा देते हैं अपना जीवन। सितंबर 1932 में क्या हुआ? गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, नाम याद रखिएगा, ठीक है, ऑल इंडिया, इंग्लिश में डायरेक्टली पूछता है, ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग, इसी नाम से पूछेगा, हिंदी वाले नाम से नहीं पूछता है दोस्तों, इसी नाम से पूछता है कि ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग किसने बनाया? तो 1932 में सितंबर में गांधी जी ने बनाया था, और हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र की भी स्थापना की थी। ठीक है, ये 1932 में हो रहा है, याद रखना है। और ये जो 1934 में इन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए अपने आप को सक्रिय राजनीति से हटा दिया था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स कर लीजिए, 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, जितनी चीज़ें पढ़े हैं बस 1 मिनट पॉज करिए। मैंने कई बार बोला है कि वीडियो को देखने के लिए आप कम से कम 1.5x का प्रयोग किया करिए, 1.25 कम से कम। ठीक है, क्योंकि अगर आप मतलब जनरल टाइम पे लेक्चर देखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, हम लोग कोई क्लासरूम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, और जिस चीज़ की डिमांड है वही पढ़ा रहे हैं कि घटना चक्र के नोट्स में अपनी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस इसमें अमलगमेट करके, मतलब मिला करके, और फिर हम लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो आपका काम है ऑब्जेक्टिव करना, तो ऑब्जेक्टिव आप करते रहिए। अब आता है आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो 1 मिनट का पॉज जिन लोगों ने ले लिया उन लोगों को अब देखना कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, क्या करता है मतलब गांधी इरविन समझौता में? देखिए, हालांकि कुछ होता तो नहीं है, लेकिन कुछ बुरी चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं। मतलब गांधी जी यहाँ से थोड़ा सा डिफेम हो जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आज भी अनभिज्ञ लोगों को, जो पूरी बातें नहीं जान रहे हैं, उनके दिमाग में बनी हुई रहती हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या हालात यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब विस्तारित होता है तो वायसराय इरविन जो है थोड़ा सा
देश में सौहार्द का वातावरण पैदा करने के लिए, मतलब बेसिकली वो डर गए थोड़ा सा, तो एक अपने ओर से सौहार्द का वातावरण स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर देते हैं। ठीक है, कि झूठी में बवाल हो रहा है, चलो गांधी जी को एक ऑफर देंगे कि आपको रिहा कर रहे हैं, और लोग जो है, देश जो है थोड़ा सा खुश हो जाएगा, तो सौहार्द भी फैलेगा, हमारे बारे में जो चीज़ें निगेटिव हुई हैं वो थोड़ी ठीक हो जाएंगी। तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य 1931 में दिल्ली में वार्ता हो रही है। तो बिचौलिए कौन है? सप्रू है और जयकर है। कहाँ पर वार्ता हो रही है? तो फरवरी 1931 में दिल्ली में हो रही है। ये वही इरविन है जो कि पहली बार जब गांधी जी मिले तो ठीक से बात नहीं कर रहे थे, मतलब उनको वैल्यू नहीं दे रहे थे। गांधी इरविन के मध्य समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जिस दिन जो है 5 मई को गांधी जी जेल में जाते हैं, और लगभग उसी डेट को, डेट वही है, मंथ वो नहीं है, तो उसी दिन जो है समझौता होता है, जो कि गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू, जो गांधी जी की चेलिन है, मतलब चेला है बेसिकली, तो वो जो है गांधी इरविन को 2 महात्मा यानी कि द 2 महात्माज की संज्ञा देती हैं। गांधी इरविन समझौते के अनुसार क्या क्या चीज़ें हुई, अब बहुत ज़्यादा ठीक से इस चीज़ को सुनेंगे। पहला ये कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। यानी कि पहला तो यही हो गया जो वो चाह रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाए। तो पहली शर्त ये हुई कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग वापस ले लेंगे। ठीक है, सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा कर दिया जाए। जितने भी युद्धबंदी हैं उनको आप लोग अगर हिंसात्मक कार्य नहीं किए हैं, केवल मतलब ठीक ठाक चुपचाप सविनय अवज्ञा, सविनय रूपी कर रहे हैं, मतलब विनय के साथ अगर कर रहे हैं विरोध, तो उस चीज को जो है उन लोगों को बेसिकली जो है रिहा कर दीजिए। फिर है कि विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार हम लोग को दिया जाए, कि जो भी विदेशी कपड़े की दुकानें हैं, क्योंकि विरोध करते थे हम लोग, तो उस पर हम लोग को धरना देने के लिए आज्ञा प्रदान करो, और जो शराब की दुकानें उस पर भी हम लोग को इस तरह का शांतिपूर्ण धरने का अलाउ करो करने के लिए। फिर समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति, कि हम लोग नमक कर भी नहीं देंगे, और जितने भी तटीय इलाके हैं, ठीक है, आपके वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करो और इधर गुजरात तक घूमते घूमते आ जाओ, तो हर जगह जो है हम लोग बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति चाहते हैं। ठीक है, और कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। एक शर्त ये भी थी कि चलो इतनी सारी चीज़ें अगर मानी जाएंगी तो हम लोग भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले रहे हैं, लेकिन शर्त है इसमें कि अगर बाकी सारी चीज़ें करोगे तभी हम लोग ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ना दिए जाने की जनता की मांग इसमें शामिल नहीं थी। अब यहीं गांधी के बारे में थोड़ा सा निगेटिविटी फैलती है, क्योंकि भाई ये जो प्लान था ना, या ये जो समझौता हुआ, उसमें ये वाला पॉइंट नहीं था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है, उन लोगों को छुड़ाने की बात इसमें क्यों नहीं लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी का क्या सिद्धांत था कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हिंसा नहीं किए उनको हम छुड़वा रहे हैं, जो हिंसा किए उनको नहीं छुड़वा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या बातें थी, क्या एक्चुअल तथ्य था, क्या वहाँ पर चल रहा था, कैसी समस्या थी, ठीक है, तो एक्चुअल हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो उस पर कमेंट करना बिना ऐसी कोई बायोग्राफी पढ़े बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। चलिए, और यही चीज़ आपको सीखनी है कि अगर कोई चीज़ टेक्स्ट में है और यूपीएससी उसको मानती है, तभी आप अपने पेपर में लिखोगे। कहानी लिख के नहीं आ रहा है, आप कोई बीए का पेपर या ऐसा कोई पेपर, एमए का पेपर या इस तरह का कोई पेपर नहीं दे रहे हो जो है ह्यूमैनिटीज़ का, कि आप कुछ भी लिख के आ गए जो कहानी मन किया और नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक एक वर्ड चेक होते हैं आपके कि आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इरविन के जीवनकार हैं एक लोग जिनका नाम है एलन कैम्पबेल जॉनसन। उन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार या कंसोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलेशन प्राइज, और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया कि भाई ये जो बातचीत हुई इसको सांत्वना पुरस्कार घोषित कर दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चला कि एक बार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया 1931 में, लेकिन ये फिर स्टार्ट होगा। अभी देखिए आप कब स्टार्ट होगा। फिर होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। चूंकि जब 23 तारीख को मार्च में 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और उनकी लाश को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है ना रावी नदी के तट पर, अच्छा, मतलब बिना किसी को बताए।
तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अफरा तफरी में एक अधिवेशन करती है। चलिए देखते हैं क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता हो रहा है, दिल्ली समझौता। मंजूरी देने के बाद पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च, ये देखिए डेट देखिए, 3 ही दिन बाद हो रहा है। 23 मार्च को फांसी हो रही है, 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस की कराची अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। आप समझिए कौन लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध वही लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने इन तीनों बच्चों को क्यों नहीं बचाया। तो वो कह रहे हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, यानी कि हिंसा के खिलाफ गांधी नहीं जा सकते, कि अगर किसी ने हिंसा की है तो हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सत्य और अहिंसा के नारे पर ही तो गांधी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सत्याग्रह में फिर ये पहला अवसर था जो कि पटेल की अध्यक्षता में हो रहा है, ये अफरा तफरी में मीटिंग। इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया कि पूर्ण स्वराज क्या होता है, हम लोग परिभाषित कर रहे हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया। तो ये भी पूछता है किसने जो है संकल्प पारित किया, तो या ड्राफ्टिंग किसने की उस संकल्प की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की, और एम एन रॉय इसमें सहयोगी भूमिका में थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। ये ठीक है, क्यों ऐसा माना है, तो देखिए अगर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो ये सीधे तीनों बच्चों की, मतलब जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं, उनकी फांसी से जुड़ा हुआ है कि उनकी फांसी हो गई, उनको बचाने का कोई मांग नहीं किया गया। उसके बाद जब गांधी जी का विरोध किया गया उस अधिवेशन में, आपका कराची अधिवेशन में, जो कि 3 ही दिन बाद हो रहा है उन तीनों लोग के मौत के, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, वो थोड़ा सा निगेटिव स्टेटमेंट है। आप उसको ध्यान से पढ़ो कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा। आप तो हद ही हो गई, इतना ज़्यादा सम्मान कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कब से रिलेटेड है। फिर आता है गोलमेज सम्मेलन। अब बात यहीं से बिगड़नी शुरू होगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि ठप हो चुका है 5 मार्च को समझौते के बाद, वो चीज़ कैसे फिर से स्टार्ट हो रही है, कैसे आग पकड़ रही है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि 10 जून से और 24 जून, 10 जून और 24 जून को साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1930 में। तो यहाँ से राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस के प्रथम प्रमुख नेता उस समय जेल में जा चुके थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलवाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ये चीज़ याद रखनी है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, उसके अलावा 89 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा भाग ले रहे हैं, जिसमें से एक है आपके बी आर अम्बेडकर जो कि हमेशा भाग ले रहे हैं। ठीक है, और शायद मदन मोहन मालवीय भी वो हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में चीज़ देख करके कमेंट करिए कि क्या वो थे या नहीं थे। इन्होंने भी तीनों बार भाग लिया, और शायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग लिया। एक बार आप ये दोनों स्टेटमेंट जो बाद में बोला हूँ इसको चेक करके बताइएगा, अगर मिल जाएगा तो मैं अभी कंफर्म कर दूंगा। ठीक, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, आगा खां थे, अली जिन्ना भी थे। ठीक है, ये हो गया। एम आर जयकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, फजलुल हक थे, उसके बाद मुंजे थे जो कि गांधी जी का वो किए थे, विरोध किए थे, आपको बताया ही था मैं, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद जो चौरी चौरा कांड में वापस ले लिया था। डॉक्टर मुंजे क्या लेकर के आए थे उनके खिलाफ, निंदा प्रस्ताव। और सुंदर सिंह मजीठिया थे। तो कुछ नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक चीज़ ठीक करेंगे जो अभी मैं बोला था उसको कंफर्म कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना मदन मोहन मालवीय जो है केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, जबकि बी आर अम्बेडकर तीनों में गए थे और उनके साथ गए थे सप्रू। ठीक है, तो ये दोनों लोग यानी कि तेज बहादुर सप्रू जो है वो भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गोलमेज सम्मेलन में थे, और बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे, जबकि मदन मोहन मालवीय का जो मैंने बोला था वो केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि ईसाइयों के केटी पॉल जो है वो नेतृत्व करते हैं ईसाई समूह का इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट करते हैं और इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड करते हैं। अब रैमजे मैकडोनाल्ड किससे जुड़े हुए हैं, तो कम्युनल अवार्ड से भी रैमजे मैकडोनाल्ड जो है जुड़े हुए हैं। ये चीज़ देखते हैं हम कैसे जुड़े हुए हैं, सांप्रदायिक पंचाट जिसको कहते हैं। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये चलता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो 2 महिलाएं 2 पुरुष अभी तक आपके सामने आ चुका है। गांधी जी जिस जलपोत से जाते हैं उसका भी नाम पूछता है, तो नाम है उसका SS राजपूताना, और जिस हॉल में ठहरते हैं उसका भी नाम पूछता है, तो किंग्सले हॉल उसका नाम है।
गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित हो जाता है। गांधी जी लंदन से खाली हाथ वापस आते हैं। उसके साथ साथ गांधी जी पर बहुत सारे पटाक्षेप भी किए जाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है। गांधी जी कहते हैं स्वदेश पहुंचने के बाद, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल हो गया। ठीक है, सांप्रदायिक विवाद क्या हो रहा है, तो कम्युनल अवार्ड यानी कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे जो है दलितों को, इस तरह का कुछ बवाल जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि दलित नेता हैं भीमराव अंबेडकर, वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की भी मांग करते हैं, इसे गांधी जी अस्वीकार कर देते हैं। आगे चल के क्या होता है कि अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि किए थे, यानी कि भाग लिए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है आपका नवंबर 1932 से, मतलब तुरंत 17 नवंबर से स्टार्ट होता है, 24 दिसंबर तक चलता है। और कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेती है, बहिष्कार कर देती है। और आपको याद होना चाहिए कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो हो रहा है, असफल हो रहा है, तो वहीं से आपका फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चलता है और 1934 में जाकर के खत्म होता है। तो 2 बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, ये चीज़ याद रखनी है। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट के बारे में, यानी कि कम्युनल अवार्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और पूना पैक्ट तो पूना पैक्ट होता ही है। केवल एक बार ब्रीफ कर ले रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको कल भी कवर कराया जाए। कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारे संप्रदाय और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय में कोई सहमति नहीं बन पाती है, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंग्लिशमैन ये चाह रहे थे, अंग्रेज ये चाह रहे थे कि हम इन लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दें और भारत के कई सारे टुकड़े कर दिए जाए इसी बेसिस पर, लेकिन कोई सहमति नहीं बनती है। इसके निदान के लिए क्या करते हैं, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को ऑथराइज किया जाता है कि आप कुछ करिए। तो मैकडोनाल्ड जो है 1932 में अगस्त में अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा करते हैं। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत ये हुआ कि जितने भी अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, उनके लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। यानी कि उसमें कुछ पहला तो सीटें दे दी गई कि भाई दलितों के लिए मान लो 50 सीट है, केवल ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और इन 50 लोगों का चुनाव केवल दलित करेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई, भाई मुस्लिमों का चुनाव केवल मुस्लिम करेंगे, सिखों का चुनाव केवल सिख कर रहे हैं, मतलब दलित के लिए ही दिया गया, लेकिन मैं बाकी लोगों का भी बस बता रहा हूं। और उनको चुनेगा कौन, तो भाई सिख को सिख चुनेंगे, मुस्लिम को मुस्लिम चुनेंगे और दलित को दलित चुनेंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ बंटवारा कर दिया गया। तो पहले ही मुसलमान और सिख जो है अल्पसंख्यक माने जाते थे, अब इसके अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान के हिंदुओं से अलग कर दिया जाएगा। इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति जो है उसकी सुविधा प्रदान की गई, जो कि केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू था, यानी कि सेंट्रल लेवल पर नहीं है, प्रांतीय विधानमंडल के लेवल पर इसको लागू किया गया। अब गांधी जी यहाँ पर पहला आमरण अनशन यानी कि फास्ट अनटू डेथ कर देते हैं 20 सितंबर 1932 को, यरवदा जेल में रहते हुए। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध स्टार्ट करते हैं। तो पहला आमरण अनशन अगर पूछा जाएगा, अनशन नहीं, ये कोई अनशन नहीं है, ये आमरण अनशन है, मतलब जब तक मरब ना आए तब तक जो है हम भूखे ही रहेंगे। सॉरी फॉर स्पीकिंग भोजपुरी। तो ठीक है कि आमरण अनशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अंततः क्या होता है, 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायी जो हैं वो पूना समझौता यरमदा में ही कर लेते हैं। इसको यरमदा समझौता भी कहते हैं या पूना समझौता कहते हैं, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान की जाती है। और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अपना अनशन तोड़ देते, तो गांधी जी अनशन तोड़ देते हैं और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 24 सितंबर को पूना समझौता हस्ताक्षरित होता है। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर हैं और हिंदू जात की ओर से मदन मोहन मालवीय इस पर हस्ताक्षर करते हैं पूना समझौते पर। ठीक है, फिर उसमें एम.आर. जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राज भोज, पी. बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिरला, कई सारे लोग जो है हस्ताक्षर करता थे। सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड जो है वो प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, इसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके 148 कर दिया जाता है। अब अलग अलग इसमें डेटा दिया गया है कहाँ पर कितना बढ़ाया गया, इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा आप लोग। उसके बाद कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है, यहाँ पर 148 मिल रही है, तो थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलता है। जो भी बेस्ट आगे टिक रहेगा, मतलब सॉरी, जो भी आगे ऑप्शन में मिल जाता है पहले, उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो है सामान्य वर्ग में से 18% सीटें जो है दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौता 1932 जो हुआ था उसमें गांधी जी की
रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही, पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नाम मिलने जुलने लगा तो इसी में कंफ्यूज होता है, 4-5 ऐसे नाम दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि भाई जो डिप्रेस्ड क्लास लीग था या दलित वर्गों का संघ, इसकी स्थापना कौन किया, तो आप गांधी जी मार दोगे, जबकि गांधी जी नहीं है, बाबू जगजीवन राम है। फिर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना अंबेडकर करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसमें 4-5 चीज़ें ये जो मिल रही हैं, इसको अभी तुरंत पॉज करके नोट डाउन कर डालिए, ठीक है। एक छोटे पेज पर एक क्या करोगे ना, जब कभी शॉप पे जाओगे कॉपी किताब वाले, तो स्टिकी नोट्स आते हैं पतले पतले, छोटे छोटे ऐसे पतले पतले, ठीक, जो इंग्लिश मीडियम वाले यूज़ करते हैं, कलरफुल रहेंगे बहुत सारा। और उसके बाद कुछ ऐसे शॉर्ट नोट के लिए छोटे छोटे पेजेस आते हैं। तो ये वाला पेज उठाओ, इस पर ऐसे 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 सबके ईयर लिख दो, किसने स्थापना किया था ये यहाँ पर लिख दो, ठीक है। बस इसको जो है अपनी लाइब्रेरी में अगर जा रहे हो तो अपने सीट पे ऐसे लगा लो, ठीक है। चलिए, फिर 1942 में किए थे इसको। फिर आता है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC रजा की अध्यक्षता में भी होती है। 1931 में बंबई की वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट भी पूछता है। हालांकि मैं कल इसको फिर से रिकैपिचुलेट कराऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा आपको इसी पे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर जानबूझ के थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, अब नोट्स कम बनाऊंगा हैंड रिटन, और इस तरह के लेक्चर्स जो है बढ़ा के दूंगा। इसीलिए अब लेक्चर जो है जल्दी खत्म करना है, क्योंकि केवल हिस्ट्री से तो मार्क्स लाने नहीं हैं, बाकी सारे पोर्शन से लाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। कल के जो वो होगा उसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी देखेंगे।